नमस्कार दोस्तों, जीएसटीयू में आपका स्वागत है। आज मौलिक अधिकार का वो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसका चर्चा करने जा रहे हैं जो हम लोग नॉर्मली पीपीटी में नहीं दे सकते। उसके लिए बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। तो उसी ज़रूरत के मद्देनज़र आज आपको बोर्ड पर लाया गया है, ठीक है। आज हम लोग मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो पढ़ेंगे वो मौलिक अधिकारों की जो संशोधनीयता है, परिवर्तन है, उसको अध्ययन करेंगे। जो कि आप मौलिक अधिकारों का संशोधन, संविधान का संशोधन, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये बता देता हूँ कैसे अंतर नहीं है, वो समझा दूंगा। और साथ ही साथ हम लोग जो देखेंगे न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा की शक्ति जो है उसकी सीमा क्या है भी या नहीं है, और मौलिक अधिकारों का निलंबन जो कब कब किन सूरतों में होता है वो हम लोग देखेंगे। थोड़ी बहुत चर्चा तो मैंने इसके पहले भी आपको की थी, लेकिन उसे एक जगह करा देता हूँ क्योंकि कोई चीज़ बोल करके निकल जाना और लिखवा देने में अंतर होता है। मैं समझता हूँ, एक स्टूडेंट होने के नाते मैं भी समझता हूँ। बोल के निकल जाना अलग चीज़ होती है, और उसे पॉइंट में लिखा मिल जाए तो उत्तर लिखने में ज़्यादा सुविधा रहती है, ठीक है। तो मेरा वही प्रयास है कि आपको थोड़ा सा लेखन के लिए और सामग्री उपलब्ध करवा दूँ। पहली बात तो हम लोग इस टॉपिक को लेते हैं, मौलिक अधिकारों की संशोधनीयता और संविधान की संशोधनीयता। पहली बात आप एक चीज ये समझ लीजिए कि हमारे संविधान के अंतर्गत भाग 3 में ही मौलिक अधिकार है, ठीक। और आपको पता है कि अगर संविधान में सबसे कठिन परिवर्तन अगर कहीं है तो वो मौलिक अधिकार ही है। मौलिक अधिकार में अगर परिवर्तन हो सकता है तो संविधान में कहीं भी परिवर्तन हो सकता है, किसी भी सीमा तक परिवर्तन हो सकता है। एक चीज और जो यहां पर आपको ध्यान देना है, बार बार एक शब्द इस्तेमाल हो रहा है, परिवर्तन, संशोधन, एक शब्द इस्तेमाल ये बार बार हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग परिवर्तन या संशोधन की बात यहां पर कर रहे हैं तो इसका भाव जो ले रहे हैं वो निगेटिव ले रहे हैं, नकारात्मक ले रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि परिवर्तन का मतलब ये, अगर जो मौलिक अधिकार पहले से दिए गए हैं अगर उसमें से कुछ घटा रहे हैं, आप कुछ माइनस कर रहे हैं, उसका भाव यहां पर लिया जा रहा है। संशोधन करके किसी भी मौलिक अधिकार को हटा रहे हैं मौलिक अधिकार की श्रेणी से, वो भाव लिया जा रहा है। अगर पॉजिटिव कोई परिवर्तन करना है तो कीजिए, कोई नहीं रोक रहा है। अगर आपको जल का को मौलिक अधिकार घोषित करना है तो करिए, कोई नहीं रोक रहा है। आपको इंटरनेट के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करना है तो करिए, कोई नहीं रोक रहा है। अगर उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, सकारात्मक परिवर्तन करना चाहते हैं, सकारात्मक संशोधन करना चाहते हैं तो कोई समस्या नहीं है। समस्या तो तब है जो पहले से प्राप्त मौलिक अधिकार है उनको जब समाप्त किया जाए, छीना जाए। इसीलिए जब यहाँ परिवर्तन और संशोधन की चर्चा हो रही है तब उसका भाव नकारात्मक ही लिया जा रहा है। सकारात्मक परिवर्तन करना है तो कीजिए, कोई नहीं रोकने वाला है आपको भाई। कोई आपको नया मौलिक अधिकार देना है किसी को तो दीजिए, सबको अधिकार दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इस बात को आप समझ गए होंगे। यहाँ संशोधन का मतलब नकारात्मक संशोधन से है, नकारात्मक परिवर्तन से, ठीक है। तो अगर मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन किया जा सकता है तो संविधान में कहीं भी परिवर्तन किया जा सकता है। तो जब आपको ये टॉपिक कहीं भी मिले या मैं ही पढ़ा रहा हूं तो मौलिक अधिकार में संशोधन की चर्चा हो रही है तो साथ ही साथ उसमें छुपा हुआ संविधान संशोधन की भी चर्चा हो ही रही है। तो जो जो बातें यहाँ हैं वही वही बातें यहाँ भी लागू होंगी। बस उत्तर लेखन में आपको ध्यान रखना है, प्रश्न में अगर इस शब्द से पूछा गया तो इसका प्रयोग करेंगे, इस शब्द का प्रयोग किया गया तो इसका प्रयोग करेंगे। उसमें ये दोनों में बहुत कोई अलगाव विलगाव नहीं है, ठीक है। तो दो चीजें आप यहाँ पर समझ गए होंगे। तो हम लोग संविधान संशोधन की बात करें या मौलिक अधिकार के संशोधन की बात करें, उसमें कोई खास अंतर आने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि संविधान के सबसे जो कठोरतम हिस्सा है मौलिक अधिकार है, अगर संशोधन की सीमा जो डिसाइड अगर यहाँ होती है तो जाहिर सी बात है, अगर जो सीमा यहाँ डिसाइड होगी वो पूरे संविधान के लिए तय हो जाएगी, उसमें कोई
मतलब अचंभे की बात नहीं है। तो ये इसीलिए मैंने इन दोनों को देखिए एक लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन या कहें कि संविधान में संशोधन की शक्ति किसके पास है? तो जाहिर सी बात है, भारत की संसद के पास अधिकार है। भारत की जो संसद है उसके पास प्राधिकारिता है दो प्रकार से। कैसे? एक जो कहलाता है साधारण विधायी अधिकारिता, एक कहलाती है संवैधानिक विधायी अधिकारिता। देखिए कुछ बच्चा है घर में तो कुछ बाहरी आवाज़ आ रही होगी, उस पर ध्यान नहीं देंगे, यहाँ मेरी बातों पे ही ध्यान देंगे। और बाहरी आवाज़ों के लिए क्षमा चाहता हूँ, अभी सुविधा उस तरीके से नहीं है, लेकिन जैसे भी है थोड़ा सा काम चलाइए जैसे कि मैं चला रहा हूँ। ठीक है, देखिए साधारण विधायी अधिकारिता को देख समझिए क्या है। आप देखते हैं संविधान में कुछ परिवर्तन साधारण बहुमत से संसद कर लेती है। जैसे कि अभी तक जो आपने पढ़ा है अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 जो आपने पढ़ा है, 2 और 3 ये आपने पढ़ा हुआ है कि संसद को अधिकारता है कि किसी भी नए राज्य को संघ में प्रवेश दे सके। अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 जो आप पढ़ रहे हैं कि संसद को अधिकारता है किसी भी राज्य के नाम व क्षेत्र व सीमा में परिवर्तन कर सकता है। तो ये किससे करता है? संशोधन से करता है? नहीं जी, साधारण विधायी अधिकारता से करता है। साधारण बहुमत से पारित हो गया तो परिवर्तन हो गया, और ये भी कहा जाता है कि 368 के दिन संशोधन नहीं है। ये जो संशोधन है संवैधानिक विधायी अधिकारता, ये 368 से होता है, अनुच्छेद 368 से, जहां पर दोनों सदनों का 2/3 बहुमत भी कुछ मामलों में चाहिए होता है, और कुछ मामलों में 2/3 बहुमत दोनों सदनों में चाहिए तो चाहिए ही। जो राज्य में विधायिका जो है, राज्य जो विधानमंडल है, उसमें आधे से अधिक का समर्थन चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे संशोधन जो है थोड़ा सा कठोर दिखाई पड़ता है, यहाँ थोड़ा सा लचीला दिखाई पड़ता है। तो भारत की जो संसद है संविधान में इन दो तरीकों से संशोधन करती दिखाई आपको पड़ती है। ठीक है, इतनी बात उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गई होगी। समस्या क्या आई? ये बात संशोधन जो है वो विवाद का मुद्दा कब बन गया? अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिए 1900 जो पहला संविधान संशोधन है, पहला संविधान संशोधन 1951, ये आपको, आपने 9वीं अनुसूची पढ़ा होगा तो ये आपको क्लियर आपको लग गया होगा कि भाई पहला संविधान संशोधन ये हुआ। ठीक है, पहला संविधान संशोधन जो भूमि संरक्षण से है, भूमि सुधार से, सॉरी संरक्षण बोल गया मैं, भूमि सुधार से है। अब यहाँ पर जब भूमि सुधार से यहाँ पर किया जा रहा है कि भाई अनुसूची 9 में अगर किसी विषय को डाल देते हैं तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। अब ध्यान, यहाँ पर एक बात और दिला दूं, फिर अपनी बात को कॉन्टिन्यूअस तरीके से मैं बताऊं लगातार। ठीक है, आपको ये मालूम है कि संसद कानून बनाती है, कानून बनाई। अब ये कानून वैध है कि अवैध है कौन चेक करता है? न्यायालय। तो और न्यायालय ने अगर किसी पार्ट को कह दिया कि ये अवैध है तो ये संसद फिर से उसे चाहे तो संविधान संशोधन करके वैध घोषित कर दे। तो एक तरफ जहां पर आप ये देखेंगे कि संसद की संशोधन की बात होगी, वहीं पर न्यायालय के जो न्यायिक समीक्षा है, न्यायिक पुनराविलोकन है, दोनों की बात होगी। इसीलिए आप यहाँ टॉपिक में देखेंगे तो मैंने दोनों को ही ऊपर लिखा हुआ है। थोड़ा सा एक नज़र फिर से देख लीजिए, एक नज़र फिर से इसको देख लीजिए तो बेहतर रहेगा। एक नज़र फिर से देखने की आवश्यकता है। ये देखिए समीक्षा को भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो परेशान मत होंगे, मैं दोनों एक साथ बताऊंगा लेकिन अलग अलग भी बता दूंगा, तो उसके लिए आप परेशान ना होंगे। एक साथ बताने की मजबूरी ये है कि दोनों पैरेलल चलेंगे ही चलेंगे, आप चाहें या ना चाहें। ठीक है, तो जब संविधान संशोधन
जब यहाँ पर हुआ पहला वाला तो भूमि सुधार, भूमि को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया कि भाई 9वीं सूची का न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। अब देखिए ये 1951 का समय तो वो समय है जहां पर संपत्ति का अधिकार भी था, मौलिक अधिकार, याद कीजिए जरा सा। संपत्ति का अधिकार तो 1978 में सूची से हटा है ना, याद कीजिए थोड़ा सा। उम्मीद करता हूँ याद आ गया होगा, नहीं याद आया तो कोई बात नहीं, पिछला वीडियो देखिएगा, मैंने बता रखा है जो मौलिक अधिकार 6 तरीके के प्राप्त हैं, ठीक है, तो उनको मैंने बता रखा है आपसे। तो 1978 में जब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था तो उसके आधार पर कुछ लोग पहुंचे न्यायालय में। तो वही आप पढ़ते हो सबसे पहले शंकरी प्रसाद का मामला, शंकरी प्रसाद का। शंकरी प्रसाद के मामले में ये कहा गया कि देखिए भाई, ये जो संविधान संशोधन हुआ है, ये संविधान संशोधन भी अनुच्छेद 13 के अंतर्गत एक विधि है और इस विधि से हमारे मौलिक अधिकार को हमसे छीना जा रहा है। कौन सा मौलिक अधिकार? ये जो संपत्ति वाला है, ध्यान दीजिएगा, संपत्ति वाला 1951 में तो मौलिक अधिकार था ही, 1978 तक रहा है। तो इस बात को यहाँ पर जरूर ध्यान दीजिएगा, अगर ये ध्यान नहीं देंगे तो आपको चीजें जोड़ने में बड़ी समस्या आएंगी। तो संपत्ति का अधिकार अगर 1951 की डेट में अगर आप इसको समझें तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार तो था ही, इसमें तो मतलब कोई आपको दुविधा होनी ही नहीं चाहिए यहाँ तक, ठीक है। लेकिन न्यायालय ने क्या कहा? न्यायालय ने कहा देखिए कि जो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि है उसमें संविधान संशोधन शामिल नहीं है, संविधान संशोधन को शामिल नहीं किया गया है। और इस बात को फिर आगे ही सज्जन सिंह के मामले में भी स्वीकार किया गया। सज्जन सिंह का मामला 1965, सज्जन सिंह का था राजस्थान के साथ। इस मामले को भी वहां तक माना गया कि भाई जो संशोधन है वो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि नहीं है। अब सज्जन सिंह के मामले में जो न्यायालय ने और जो टिप्पणी की वो ये की कि कि हमारे जो संविधान निर्माता हैं अगर वो मौलिक अधिकारों को संशोधन के बिना ही रखना चाहते थे, मतलब संशोधन विहीन ही बनाए रखना चाहते थे होते, तो निश्चित ही कोई ना कोई व्यवस्था दिए होते। सज्जन सिंह के मामले में एक कोर्ट की टिप्पणी है कि अगर हमारे जो संविधान निर्माता हैं वो अगर हमारे मौलिक अधिकारों को संशोधन विहीन ही बनाए रखना चाहते तो निश्चित रूप से उन्होंने कोई व्यवस्था दी होती। कोर्ट ने हालांकि ये टिप्पणी कर तो दी, लेकिन आपको भी पता है और मुझे तो पता है ही, तभी बता रहा हूं कि परिवर्तन का यहाँ आज अगर हमारे संविधान निर्माता जो परिवर्तन को मना कर देते तो सकारात्मक परिवर्तन कैसे होते, मतलब नए मौलिक अधिकार कैसे जोड़े जाते, ठीक है। हालांकि कोर्ट ने टिप्पणी की तो कि अब हम और आपस में कुछ कर नहीं सकते, उसने टिप्पणी की, ठीक है। तो शंकरी प्रसाद के मामले में क्या कहा कि जो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत संशोधन, इसको लिखते जाइएगा भाई, शंकरी प्रसाद के मामले में कहा अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो है वो संविधान संशोधन विधि नहीं माना जाएगा। और दूसरी चीज जो कही आगे कि 368 के संशोधन मान्य होंगे भले वो भाग 3 के विरुद्ध हो, भाग 3 के विपरीत हो, भाग 3 के खिलाफ हो, मतलब मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो। ये दो टिप्पणी आपको यहां पर याद रखनी है, एक टिप्पणी आपको यहां पर याद रखनी है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको लिख डालिएगा कि मौलिक अधिकारों के लिए जब शंकरी प्रसाद का मामला कोर्ट के सामने आया, न्यायालय के सामने आया, तो न्यायालय ने अनुच्छेद 13 के अंतर्गत इसको विधि मानने से मना कर दिया। साथ ही साथ ये भी कहा कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अगर कोई संशोधन होता है भले ही वो भाग 3 के विपरीत हो, वो मान्य होगा, ठीक है। दो टिप्पणी यहां हो गई, एक टिप्पणी यहां आपको क्या याद रखनी है, सज्जन सिंह के मामले में कोर्ट ने कहा कि यदि संविधान निर्माता जो हैं वो मौलिक अधिकारों को संशोधन के बिना रखना चाहते होते निश्चित ही कोई ना कोई व्यवस्था करके जाते हैं। हालांकि इस टिप्पणी में क्या कमी है वो मैंने आपको समझा दिया। अगर परिवर्तन विहीन हमारे संविधान निर्माता बना देते तो ध्यान दीजिए उसमें कोई नया मौलिक अधिकार जोड़ा नहीं जा पाता, इसीलिए मैंने आपको समझा दिया। परिवर्तन का मतलब नकारात्मक भाव सकारात्मक भाव दोनों हो सकता है, इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में समझाया इस बात को
यहाँ पर जो चर्चा हो रही है, यहाँ जो कोर्ट कह रहा है, वो सिर्फ नकारात्मक भाव को लेकर के कह रहा है, सकारात्मक भाव को थोड़ा सा भूल जा रहा है। वो हो जाता है कभी भी, अंततः हर आदमी इंसान ही है, गलतियां तो होती हैं, वो तो एक अलग चीज़ है। तो हमें उन सब चीज़ों पर नहीं जाना, सिर्फ हमें यहाँ समझना है कोर्ट ने ये कहा, यहाँ पर उन्होंने ये। तो फिर आगे अब चले, आगे आया 1967 गोलकनाथ बनाम पंजाबवाद का मामला। इसमें क्या किया न्यायालय ने, जो पहले की जो गलतियां हैं उनको सुधारते हुए क्या किया गया, शंकर प्रसाद और सज्जन सिंह के जो मामले में निर्णय दिया था उसको उलट दिया और कहा कि 368 में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर टिप्पणी को जरा ध्यान देना है आपको, क्योंकि टिप्पणियां कोर्ट की थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाती हैं, एक राज्य व्यवस्था के छात्र होने के नाते हम लोग के लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाती हैं, इसलिए टिप्पणी पर ध्यान दीजिएगा। तो उलट के कहा कि 368 में भाई देखिए संशोधन की प्रक्रिया लिखी है, संशोधन की प्रक्रिया लिखी है, प्रोसेस लिखा है, पावर नहीं है, पावर नहीं है, शक्ति नहीं है, किसके पास, संसद के पास। ठीक है। और आगे जो एक टिप्पणी और जो आपको ध्यान देनी है कि 13 में, अनुच्छेद 13 में विधि के अंतर्गत सभी विधि समाहित है, चाहे वो साधारण विधि हो या संशोधन विधि हो। ठीक है, 13 के अंतर्गत, मतलब कुल मिलाकर के अगर उसको शॉर्ट में आपको समझना है, याद रखना है, तो 13 के अंतर्गत उन्होंने संविधान संशोधन अधिनियम को भी 13 के अंतर्गत विधि मान लिया। किस मामले में, गोलकनाथ मामले में, गोलकनाथ बनाम पंजाब का मामला। बनाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ गोलकनाथ जरूर याद रखने की जरूरत है, सज्जन सिंह याद रखने की जरूरत है, शंकर प्रसाद याद रखने की जरूरत है। ठीक है, अब वो यूनियन से है कि स्टेट से है वो मतलब नहीं है, बस इतना आपके लिए पर्याप्त है ना। ये इतनी बात हो गई। अब यहाँ पर संसद को थोड़ा सा गुस्सा आया, भाई ये क्या बात हुई। खैर ये वाकई में इस टिप्पणी की क्या जरूरत थी, मुझे समझ में अभी भी नहीं आता है कभी कभी, इस टिप्पणी का क्या मतलब है, क्या जरूरत थी। भाई संशोधन की प्रक्रिया है, पावर नहीं है, क्या मतलब है। जब प्रक्रिया है संशोधन की, उस प्रक्रिया को मतलब शुरू कौन करेगा, उसको प्रोसेस को कौन कंडक्ट कर सकता है, जाहिर सी बात है संसद। ये टिप्पणी तो समझ में के बाहर है, लेकिन खैर कोर्ट ने कहा है तो कहा है, हम और आप कर भी क्या सकते हैं सिवाय पढ़ने के। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब आगे संसद को बुरा लगा कि भाई ये क्या बात हुई, हमें तो संशोधन की अपार शक्ति है, ये तो कोर्ट का हस्तक्षेप है। तो उन्होंने क्या किया, संसद ने 24वां संविधान संशोधन 1971 पारित किया। ठीक है, जो क्या पॉइंट है, की पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, 13 अनुच्छेद 13 जो है वो विधि के अंतर्गत 368 वाला संशोधन नहीं माना जाएगा, ये इन्होंने लिखा। मतलब संशोधन जो किया गया वो 13वें संशोधन, 24वें संविधान संशोधन 1971 से कहा गया कि जो अनुच्छेद 13 है उसमें जो विधि शब्द है, विधि शब्द लिखा है ना, कल आपने पढ़ा था, उस विधि में संविधान संशोधन नहीं है, उस विधि की परिभाषा में संविधान संशोधन नहीं आएगा। एक तो ये बात कही इन्होंने। दूसरी बात कही कि 368 जो कहा पावर नहीं है, तो आगे क्या किया, लिखा कि 368 प्रक्रिया का ही नहीं संशोधन की शक्ति भी देता है और यह संसद को ही प्राप्त है। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन और निरसन कर सकती है। परिवर्तन मतलब उसको बढ़ाना, परिवर्तन मतलब कोई भी परिवर्तन, सकारात्मक नकारात्मक, और निरसन मतलब किसी को हटा भी सकती है। कोई मिलाकर के उन्होंने इस संशोधन के माध्यम से संसद को मतलब क्या है तो अनंत अधिकार दे दिया, अपरिमित अधिकार दे दिए संशोधन के लिए संसद को। ठीक है, अब आगे वही मामला जिसका इंतजार लगभग रहता है, आई डेट 24 अप्रैल की 1973। ये डेट याद रखिएगा, ये डेट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको समझ में आ जाएगा। आज की 24 अप्रैल वैसे भी याद रखेंगे, मेरे ख्याल से पंचायत दिवस मनाया जाता है, सचिन तेंदुलकर का बर्थडे है, मेरे ख्याल से आप याद रखेंगे। अब एक मामला और है, केशवानंद भारती का निर्णय आया, भारती केस का निर्णय।
और क्या हुआ, केशवानंद भारती मामले में न्यायपालिका ने निर्धारित किया कि पहली बात तो जो ये संशोधन किए गए हैं 4-5 जो हैं 368 वाले, कि भाई 368 के दिन संशोधन को प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, वो कैंसिल किया गया। तो पहली बात तो, और संसद की कोई परिसीमा नहीं संशोधन की, इन दोनों को मतलब हटा ही दिया गया। ठीक है, हाँ, हटा कैसे दिया गया जरा सा वो ध्यान दीजिए। कहा गया यहां पर कि संसद की जो संशोधन की शक्ति है उसे हम स्वीकार करते हैं, लेकिन ये संशोधन संविधान की परिधि और प्रस्तावना के दृष्टिगत ही होना चाहिए, और एक आधारभूत ढांचा कॉन्सेप्ट यहीं पर दिया कि जो संशोधन की शक्ति संसद की है, हम उसे मना नहीं कर रहे हैं, हम उसे स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन वो जो संशोधन की जो शक्ति है वो आधारभूत ढांचे के भीतर होनी चाहिए। और आधारभूत ढांचे का क्या अर्थ है मैं आपको समझा देता हूं, हालांकि याद रखने की जरूरत नहीं, मैं समझा देता हूं बस। एक तो होती है प्रस्तावना, जो आपको मैंने पहले दिन समझा रखा था कि ये जो हमारे संविधान निर्माता है उनके मन को जानने का एक तरीका है, प्रस्तावना हो गया। फिर नीति निषेध तत्व आप जो देखते हैं, राज्य को जो बताया गया है कि आपको ये काम करना चाहिए, और संविधान की एक अपनी परिधि है, उसके अंतर्गत ही आपको संशोधन करने की शक्ति है। और हाँ, जो न्यायपालिका है वो इसे रिव्यू कर सकती है। तो पहली बात तो रिव्यू कर सकती है, ये यहां पे बड़ी बात थी कि आप ये ना समझें आप अनुसूची 9 में डाल देंगे या कुछ कर देंगे तो रिव्यू नहीं होगा। मतलब रिव्यू तो किया ही, संशोधन का रिव्यू किया ही जा सकता है। संशोधन का जो है वो समीक्षा होगी ही, किस आधार पर, आधारभूत ढांचे के आधार पर। आप कोई भी समझौता कोई भी संशोधन करते हैं तो आधारभूत ढांचे के अगर बाहर है तो उसको अवैध घोषित किया जा सकता है। इसके अवैध घोषित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो न्यायिक पुनर्विलोकन करना पड़ेगा, न्यायिक समीक्षा करना पड़ेगा, जुडिशियल रिव्यू करना पड़ेगा। ठीक है, तो आधारभूत ढांचे का कॉन्सेप्ट यही केशवानंद भारती के केस में दिया गया। ठीक है, फिर आगे देखिए आगे क्या हुआ। फिर आगे बढ़े भाई, फिर हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976। सॉरी 6 बोल रहा हूं, 8 लिख रहा हूं, बताइए क्या। चलिए, कैसी कैसी गलतियां हो जाती हैं। चलिए 1976। अब यहां पर क्या किया गया, यहां 368 जो अनुच्छेद आप पढ़ रहे हैं संविधान संशोधन वाला, यहां पर 2 क्लॉज जोड़े गए, 368(4) और 368(5). 4 में क्या किया गया, 4 में किया यह गया कि भाई संशोधन को प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है न्यायपालिका के द्वारा। यह संशोधन किया गया। क्या संसद ने क्या किया यहां पर कि जो न्यायिक समीक्षा है वो संशोधन की नहीं हो सकती, संविधान संशोधन की नहीं होगी, नहीं हो सकती, ऐसा संशोधन कर दिया। और 5वें में जो जोड़ा कि संसद कोई परिसीमा के अंतर्गत नहीं है संशोधन के दृष्टिगत। मतलब संसद संशोधन कर सकती है, वो अनंत रूप से है। एक पॉइंट जो आपको 368(5) जो दिखाई पड़ रहा है, संसद की कोई परिसीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं, कोई बंधन नहीं है संशोधन को लेकर के। और जो संशोधन कर दिया है उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। ये 2 बात इन्होंने लिखी। 368 में संशोधन किया, कौन सा, 42वां संविधान संशोधन 1976। फिर 1980 मिनर्वा मिल्स केस आया, मिनर्वा मिल्स, और मिनर्वा मिल्स के केस में ही ये जो 368 के 4 और 5 उपखंड हैं, इनको निरस्त करते हुए
ये फिर से दोहराया गया कि केशवानंद भारती के जो स्टेटस था वही मेंटेन किया जाएगा। क्या क्या स्टेटस था उसमें? उसमें स्टेटस ये था कि आधारभूत ढांचे के भीतर ही आप कोई संशोधन कर सकते हैं, आधारभूत ढांचे के बाहर संशोधन नहीं किया जा सकता, और वही स्टेटस अभी तक मान्य है। आगे दो केस और भी हैं, एक वामन राव का है, एक एल चंद्र कुमार का है। एल चंद्र कुमार, लेकिन वो उसकी चर्चा जब जुडिशियल रिव्यू पढ़ेंगे तो बेहतर तरीके से हो पाएगी। यहाँ पर आपसे अगर संशोधनीयता की बात होती है तो आप ये स्टेटस बना के रखें, ये याद करके रखें। ये देखिए, इस केस बाय केस इसलिए लिख दिया आपको क्योंकि कभी कभी एकदम सीधा सपाट क्वेश्चन आ जाता है संशोधनीयता को लेकर के। नहीं भी आए तो हमको क्लियर होना चाहिए जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसको लेकर के, ठीक है। वैसे संशोधन को लेकर के काफ़ी पूछा गया है ये यूपीएससी पीएससी में, ठीक है। चलिए, तो एक टॉपिक तो हो गया हमारा कि जो मौलिक अधिकारों के संशोधन और या कहें कि संविधान का संशोधन, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर तो है नहीं, मैंने आपको समझा दिया था कैसे। अब क्या करते हैं, न्यायपालिका की जो न्यायिक समीक्षा की सीमा है वो देख लेते हैं, ठीक है। देखते हैं न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा की सीमा क्या है। क्या न्यायपालिका असीमित रूप से न्यायिक समीक्षा कर सकती है, न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकती है, या कोई बंधन है उस पर, ठीक है। वो हम लोग देखते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैंने इसीलिए इसको अलग बनाया है कि भाई जो मुख्य परीक्षा आधारित अध्ययन करना चाहते हैं उनको अलग से थोड़ा सा मटेरियल मिल जाए। नहीं तो आप प्रारंभिक परीक्षा में ही रहना चाहते हैं तो बात अलग है, स्किप कर दीजिएगा वीडियो, ठीक है। ध्यान दीजिए। अब क्या हमारी जो न्यायपालिका है उनकी जो जुडिशियल रिव्यू की शक्ति वो अनंत है? अब देखिए, मैंने आपको समझाया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि संविधान में संशोधन की बात हो या न्यायिक समीक्षा की बात हो, ये दोनों चल तो रहे, पैरेलल ही रहे, लेकिन हम लोगों ने संशोधन पहले पढ़ा, न्यायिक समीक्षा अब पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 31A, 31B एंड 31C, ध्यान से सुनिएगा। 31A कहता है यदि कोई कानून भूमि सुधारों से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा, कोई कानून भूमि सुधारों से संबंधित है और उससे अनुच्छेद 14 व अनुच्छेद 19 का उल्लंघन हो रहा है या वो प्रभावित हो रहे हैं, तो न्यायपालिका रिव्यू नहीं कर सकती, मतलब समीक्षा नहीं कर सकती। ध्यान दीजिए, फिर से दोहराता हूं। 31A में कहा गया कि अगर कोई मामला भूमि सुधार से संबंधित है और उससे अनुच्छेद 14 या 19 का अतिक्रमण हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है या नष्ट हो रहे हैं, सीमित हो रहे हैं, तो न्यायपालिका उसकी समीक्षा नहीं कर सकती, ठीक है। 31B में क्या है? 31B में कहा गया यदि विधायिका, मतलब संसद की बात हो रही है यहाँ, लेकिन यहाँ विधायिका शब्द इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर रहेगा। यदि विधायिका कोई कानून संविधान की नवी अनुसूची में डाल दे, नवी अनुसूची में डाल दे, मतलब पहला क्या था, 31A क्या था कि भूमि सुधार से संबंधित हो, 31B क्या है कि नवी अनुसूची में डाल दिए, तो उस पर भी न्यायिक समीक्षा नहीं हो पाएगी, ठीक है। 31C क्या है? 31C ये है कि नीतिशक तत्वों, मतलब 39B और 39C की बात हो रही, नीतिशक तत्वों को लागू करने के लिए यदि कोई कानून निर्मित हो रहा है और उससे भी 14 और 19 का अतिक्रमण हो रहा है, तो भी उस कानून की न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। ये तीन आप पढ़ते हो, 31, 31A, 31B, 31C। अब
इन तीनों को जब आप देख रहे हो तो देखो तो पाते हो कि आपको न्यायपालिका पे कुछ न कुछ नियंत्रण दिखाई पड़ता है। न्यायपालिका एकदम फ्री नहीं है, तो न्यायपालिका पे नियंत्रण है थोड़ा यहां से। लेकिन ये नियंत्रण का दूसरा पहलू भी देखना है आपको। मतलब ये अगर आप 3 आर्टिकल देखते हो तो दिखाई पड़ता है कि जो न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है न्यायपालिका के पास वो अनंत नहीं है, वो असीमित नहीं है। लेकिन जरा दूसरा पहलू देखिएगा, एक केशवानंद भारती केस देखिए आप। केशवानंद भारती केस कब का है? 24 अप्रैल 1973। बार बार एक ही चीज को रिपीट करेंगे ना, ये सब आपको याद हो जाएगा। ये मत सोचिएगा कि एक ही बार में हो जाएगा, लेकिन हाँ कई बार आप वीडियो सुनेंगे, नोट्स लिखेंगे तो धीरे धीरे सब याद हो जाएगा, परेशान मत होइएगा। और 2 केस का जिक्र मैंने ऊपर किया था आपको, एक वामन राव का, वामन राव केस जो कि 1981 का है। एक केस का जिक्र किया था एल चंद्र कुमार जो कि 1997 का है। अब ध्यान दीजिएगा, 24 अप्रैल 1973 का स्टेटस ये था कि आधारभूत ढांचे के अंतर्गत ही कोई परिवर्तन किया जा सकता है। आधारभूत ढांचे के बाहर कोई परिवर्तन किए जाने पर उसे अवैध घोषित किया जा सकता है न्यायपालिका के द्वारा। अब अवैध घोषित किया जा सकता है तो जाहिर सी बात है अवैध घोषित तभी करेंगे ना जब जुडिशियल रिव्यू करेंगे। तो जाहिर सी बात है जुडिशियल रिव्यू की शक्ति तो यहां से मिल जा रही है इनको, ठीक है। अब वामन राव के केस में एक नया मुद्दा सामने आया। क्या मुद्दा सामने आया कि भाई ये जो 9वीं अनुसूची है, क्या इसका न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? यहां पर एक सवाल ये उठा। तो सुप्रीम कोर्ट ने वामन राव के केस में ये कहा कि भाई देखिए 24 अप्रैल 1973, इसलिए मैंने कहा था डेट याद रखिएगा, 24 अप्रैल 1973 के पहले जो भी संशोधन हो गए हैं उसको सभी वैध ठहराते हुए कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद से कोई भी परिवर्तन होगा अनुसूची में तो उसकी जो समीक्षा है वो की जा सकती है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था इसकी डेट याद रखिएगा। डेट नहीं याद रख सकते हैं तो कह दीजिएगा फिर लिखते समय कि वामन राव के केस में 1981 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि केशवानंद भारती के वाद के निर्णय से पहले जो परिवर्तन हो चुके हैं उन सभी को वैधता प्रदान करते हुए कहा कि उसके बाद जो भी परिवर्तन होंगे उन सब की समीक्षा की जा सकती है। एल चंद्र कुमार का केस यहां क्यों लिखा है? एल चंद्र कुमार का केस यहां इसलिए लिखा है कि एल चंद्र कुमार के केस में क्या किया गया कि जो न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है, जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है, उसको ही आधारभूत घोषित कर दिया गया। एक मिनट, उसको ही आधारभूत ढांचे के अंतर्गत बता दिया गया। मतलब यहां एल चंद्र कुमार के केस में भी न्यायिक समीक्षा को आधारभूत ढांचा घोषित कर दिया गया। मतलब इसमें भी संशोधन उल्टे सीधे नहीं हो सकते, मतलब नकारात्मक संशोधन नहीं हो सकते हैं। तो वर्तमान परिस्थिति में अगर आप अब देखेंगे न्यायपालिका की समीक्षा की शक्ति, तो वो आप देखेंगे कि भाई वो अपरिमित है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उस पर कोई सीमा नहीं है, अनंत दिखाई पड़ रही होगी। और यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। कानून निर्माण की शक्ति संसद के पास है, लेकिन संविधान के भीतर। अब संविधान के भीतर है या नहीं है यह कौन चेक करेगा? तो न्यायपालिका, ठीक है। यही हमारा आज की डेट में आधारभूत ढांचा, यही स्टेटस है। जो आज तक का स्टेटस था वो मैंने आपको यहां बताने का प्रयास किया है। एक चीज और जो आपको मैं यहीं पे याद दिला दूं, आपको बेहतर याद रहेगा। यहां पर जब मैंने आपको बताया था संघ के 5 लक्षण, क्या बताया था? शक्ति का विभाजन बताया था, लिखित संविधान बताया था, कठोर संविधान बताया था, ठीक है। और एक आपको बताया था मैंने कि न्यायपालिकी प्राधिकारिता,
न्यायपालिकी प्राधिकारिता में मैंने क्या बताया कि लिखित संविधान है, कठोर संविधान है, तो जाहिर सी बात है कोई विवाद होगा तो उसका निर्धारण कौन करेगा, तो न्यायपालिका करेगी। और न्यायपालिका के पास पावर होती है संविधान की व्याख्या करने का। तो यहीं से एक अंदाजा तो यहीं से मिल जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ ये तो सैद्धांतिक बात हो गई, व्यवहार में सिद्धांत और व्यवहार में कुछ अंतर होते हैं। तो ये अंतर मिटते हुए एल चंद्र कुमार के केस में फाइनल हो गया कि न्यायपालिकी जो पुनर्विलोकन की शक्ति है फिलहाल वो असीमित है। ठीक है, क्यों असीमित है उसका कारण मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, नहीं समझ में आया तो उसको दोबारा देखिएगा। जाहिर सी बात है कोई चीज संसद बना रही है, अब वो आधारभूत ढांचे के भीतर है या नहीं है, चेक कौन करेगा? चेक कोई करेगा तभी ना बताएगा अंदर है या बाहर है आधारभूत ढांचे के। तो चेक करने की शक्ति तो देनी पड़ेगी, तो वो न्यायपालिका के पास है। इसी को न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। ठीक है, देखिए आपको अगर कोई बात समझ में नहीं आएगा तो जरूर बताइएगा। और ये चीज़ें मैं समझता हूँ ऐसी नहीं है कि आपको एक ही बार में आ जाएगा, तो वीडियो को आपको एक दो बार देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे अब देखते हैं कि मौलिक अधिकारों का निलंबन। ठीक है, उसको भी यहीं समेट लेते हैं। और वीडियो मैं देख रहा हूँ काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन ले लेते हैं। एक मिनट, यहाँ पे बदल लेता हूँ। मौलिक अधिकारों का निलंबन यहाँ क्योंकि इसलिए ले ले रहा हूँ ना, क्योंकि ज़्यादातर उससे संबंधित मटेरियल आप आज की डेट में पढ़ ही चुके हो, बस उसको थोड़ा सा कंक्लूड करके लिखना बस है, ज़्यादातर आप देख ही चुके हो। मौलिक अधिकारों का निलंबन, सस्पेंशन। ठीक है, अभी आपने पढ़ा 31A, 31B, 31C आपने पढ़ा। ठीक है, 33 कल आपने पढ़ा था, 34 कल आपने पढ़ा था, 352 कल आपने पढ़ा था। ठीक है ना, और 352 के लागू होते ही 358, 359। ठीक है, अब एक एक आर्टिकल को मैं आपको यहाँ अगर क्लियर कर दूं तो ये टॉपिक हमारा लगभग हो ही जाएगा। ठीक है, 31A अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया कि अगर कोई कानून बन रहा है भूमि सुधारों से संबंधित तो मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। यही तो मैंने बताया आपको, ध्यान दीजिएगा, यहीं पे आप गड़बड़ कर जाते हो। मौलिक अधिकारों का निलंबन तो किया जा सकता है, वो बात अलग है, बाद में जुडिशियल रिव्यू होगा तो देखा जाएगा कि निलंबन कितना सही है, कितना वैध है, कितना अवैध है, वो बात की बात है। ये देखिए आपको आमतौर पे ये कंफ्यूजन हो जाता है किताब पढ़ के। भाई चेक करने का अधिकार एक अलग चीज है, चेक करने के बाद वो बताएगा कि भाई अवैध है कि अवैध है। तो 31A का मतलब यही है कि इसके आधार पर मौलिक अधिकारों का निलंबन हो सकता है। 31B 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया तो निलंबन हो सकता है। 31C कि 39B और C को लागू करने के लिए, मतलब नीतिशक तत्वों को लागू करने के लिए कोई कानून बनता है तो मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। ये तीन चीजें आपने पढ़ा था, तो इनके आधार पर निलंबन हो सकता है, पॉइंट 1। ठीक है, 33 मैंने कल ही बताया था, दोहरा देता हूं। क्या आप कल बताया था कि सेना में जो लोग हैं, पुलिस में जो लोग हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो में हैं, उनके मौलिक अधिकारों का निलंबन हो सकता है। इस तरह की जो भी एसेंशियल सर्विसेज में होते हैं उनका मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है। कहीं पर सैनिक कानून लागू है तो मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है, या सैनिक कानून जो लागू है तो सैनिक कानून में जो भी नियम बनेगा संसद उसको विधि मान्यता दे सकती है, भले उसमें मौलिक अधिकारों का निलंबन किया गया हो। ठीक है, 352, 352, 358, 359, इसको यही समझ लीजिए। हालांकि हम लोग जब इमरजेंसी पढ़ेंगे वहां पे भी दोहरा लेंगे, लेकिन यहाँ पर बात आई है उसको देख लीजिए, क्योंकि कई बार आप बसते हुए समस्या आती है। जब यहाँ एक बात निलंबन की हो रही है तो इसको पूरा निपटा लीजिए। 352 कब लागू होता है? इसको आप राष्ट्रीय आपात भी कहते हो, राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी कब लागू होता है? ध्यान दीजिएगा कब लागू होता है जरा सा। अरे
युद्ध के समय, यदि भारत युद्धरत होगा तब, या बाहरी आक्रमण हो गया होगा तब, या सशस्त्र संघर्ष हो गया होगा तब। मतलब आंतरिक रूप से संघर्ष हो और सशस्त्र हो वो, ठीक है। तो मौलिक अधिकारों को सीमित किया जाता है। तो अगर इन दोनों के आधार पर लगेगी 352, इन तीनों के आधार पर तो 352 लगती है। इन तीनों में से इन दो के आधार पर अगर, ध्यान दीजिएगा, इस दो के आधार पर अगर 352 लागू होती है तो 358 भी लागू हो जाएगी। इससे क्या होगा कि अनुच्छेद 19 का निलंबन हो जाएगा। मतलब 352 वो चाय पत्ती है जिसके साथ ये कटोरी फ्री है, ये चम्मच फ्री है। 352 घोषित का होगा, 358 अपने आप लागू हो जाएगा। 19 में जो स्वतंत्रता है अपने आप सस्पेंड हो जाएगी, ठीक है। हाँ, ये तो दोनों एक साथ आपने देख लिया। अब 359 में क्या होगा, 359 में क्या होता है उसको जरा सा देख लीजिए। 359 लागू करने के लिए राष्ट्रपति को अलग से घोषणा करनी पड़ती है। भाई 359 हम लागू कर रहे हैं, और 359 जब लागू होती है तो 20 अनुच्छेद 20 और 21 में जो मौलिक अधिकार हैं उनको छोड़ करके, इनको छोड़कर बाकी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएंगे, ठीक। मतलब 31A, 31B, 33, 34, 352, 358, 359, ये जो आर्टिकल हैं इनके आधार पर मौलिक अधिकारों का निलंबन हो सकता है, ठीक है। अब 358, 359 में और भी चीजें हैं जिसकी चर्चा अब हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। हाँ, जब हम लोग नेशनल इमरजेंसी पढ़ेंगे वहां पे जरूर करेंगे 58 और 59 में और क्या है, अंतर है। इतना समझिए कि 352 के साथ 358 फ्री है, इसमें चाय पत्ती और उसके साथ फ्री का चम्मच वाले संबंध है, जबकि 359 अलग से बोलना पड़ता है कि अनुच्छेद 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति घोषित करता है कि हम इन मौलिक अधिकारों को या सभी मौलिक अधिकारों को 20-21 छोड़ करके उनको लागू करते हैं, ठीक है। यहां पर एक चीज जो और प्रारंभिक परीक्षा के लिहाज से ध्यान देना है वो ये कि अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी दशा में निलंबित नहीं होते हैं, ठीक है। तो आज 3 महत्वपूर्ण टॉपिक जो हैं वो आपके गहराई से कवर हुए। ये विषय की समझ बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है, मुख्य परीक्षा में आपको कमांड देने के लिए महत्वपूर्ण है, और जब आपको पता होता है ये सब तो इंटरव्यू में भी आपको काफ़ी शक्ति मिलती है, ठीक है। तो अध्ययन कीजिएगा, कोई समस्या है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कोई लिखने में समस्या है तो भी बताइएगा, और जितना मैं टॉपिक कवर करते जा रहा हूँ उससे संबंधित अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाए तो उनको जरूर सॉल्व कीजिए। उम्मीद करता हूँ सॉल्व पेपर आपके पास होगा, नहीं भी हो तो गूगल में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। उसको सर्च कीजिएगा और पढ़ाए हुए के हिसाब से उसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्नों को जरूर देखा करिए। प्रश्नों को देखने का मतलब ये होता है कि हमारी जो पढ़ाई है वो सही दिशा में जा रही है कि नहीं, क्वेश्चन यहीं से पूछे जा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। जरूर ये सब किया कीजिए, मुख्य परीक्षा को जरूर लिखा करिए, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ इस सत्र को विराम देता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार। हाँ, डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा, वहाँ एक ब्लॉग का लिंक है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, और एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, और टेलीग्राम एक्चुअली में वो ग्रुप है तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है।